नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा। चैप्टर का नाम है मार्केट इकोनॉमिक्स का चैप्टर। जितने चैप्टर आपको चैप्टर हो चुके हैं उनके आपको नोट दिए जा चुके हैं। जो मीडियम में वो लास्ट कराया था उसके नोट दिए जा चुके हैं आपको। सेमी टेंडेंसी नाम से नोट्स के सबसे पहले पेज पे लिखा हुआ है, उसके अंदर है नोट्स उसके। अभी फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको फ्रेश नोट्स मिले हैं। मार्केट, इसके अंदर पेज 197 सबसे ऊपर लिखा है जो मोनोपोली मार्केट को कट कर दीजिए, सिलेबस से आउट हो गया इस साल के लिए। सबसे नीचे इसी पेज पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये भी कट कर दीजिए, ये भी इस साल के लिए आउट हो चुका है सिलेबस से। बस पूरे चैप्टर में जब भी ये दो बार आएंगे तो आपको स्किप करते चलना है, ठीक। इसके बाद खत्म करेंगे। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हमें इस चैप्टर में ये सिखाया जा रहा है कि एक इकोनॉमी में कितने तरीके की मार्केट हो सकती है, कंपटीशन वाली, बिना कंपटीशन वाली, वगैरह वगैरह। तो हमें किस मार्केट में क्या होता है, कौन प्राइस डिसाइड करता है, किसकी चलती है, किसके लिए अच्छा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप उठाती है, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 स्टडी करनी है जी हमें। पेज नंबर 196 पर आ गए हैं। चैप्टर का नाम है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन सर सिंपल सी चीज, एक ऐसी मार्केट, एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर लगभग सेम सी आइटम है तो सारे बिजनेसमैन बेच रहे हैं। जैसे एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक का हो गया कि लगभग सर कोल्ड ड्रिंक सेम सी आइटम है और सभी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, फर्म्स बहुत सारी हैं। परफेक्ट कंपटीशन का तभी फायदा है, कंपटीशन होने से फायदा लोगों को होता है, पब्लिक को होता है। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि प्राइस अच्छा मिलता है, प्राइस कम मिलता है, क्वालिटी बेटर होती है। परफेक्ट कंपटीशन में हर बिजनेसमैन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए फोकस करेगा। मोबाइल में से परफेक्ट कंपटीशन है, इसलिए हमें बेटर से बेटर फीचर वाला फोन कम से कम प्राइस में मिलता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फोन्स। रेट सेम नहीं होते हर कंपनी के, क्योंकि फीचर्स का फर्क है वहां। फीचर्स अगर सेम होंगे तो लगभग प्राइस भी हमें सेम मिलता है। करते हैं एक बार, परफेक्ट कंपटीशन इज दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब एक जैसे होमोजीनियस। एग्जांपल मैंने कोल्ड ड्रिंक का दिया, at the same price, similar product, मतलब similar product। नेक्स्ट, ये चीजें जो है ना टेक्निकल चीजें हमें लर्न करनी है साथ साथ। मतलब क्वेश्चन आ जाए परफेक्ट कंपटीशन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसके अंदर कितने पॉइंट लिखने होंगे। जैसे पहला पॉइंट लार्ज नंबर ऑफ बायर, दूसरा पॉइंट लार्ज नंबर ऑफ सेलर, तीसरा पॉइंट होमोजीनियस प्रोडक्ट, चौथा पॉइंट सेलिंग प्राइस सेम। इस तरह के पॉइंट्स हमें बढ़ाते जाने हैं। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन पर यूनिट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मोबाइल का एग्जांपल देख लीजिए आप, मोबाइल रिचार्ज के भी लगभग बराबर से रेट है। वोडाफोन आइडिया के, एयरटेल के, जियो के, कोल्ड ड्रिंक रेट सबके बराबर है। कोल्ड ड्रिंक के रेट रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर एवरेज रेवेन्यू AR, ये कैलकुलेट करना सीखा हमने। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं बताइए, फॉर्मूला बताइए भैया। कौन है? परफेक्ट है। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल कितनी हुई डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितनी बिकी, तो एवरेज रेवेन्यू कभी तो निकलेगा सर। किसी भी चीज का एवरेज तभी निकलता है जब टोटल को यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपकी एवरेज
मार्क्स एवरी यूनिट कैसे निकलती है? टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू एमआर, ये कैसे निकालते हैं? टीआर मार्जिनल रेवेन्यू होता है सर एडिशनल रेवेन्यू। मैं 10 यूनिट बेच चुका हूं, उसके बाद मैं 11वीं बेच रहा हूं, तो 11वीं से मैंने कितना कमाया ये जानना। एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट बेचकर कितना कमाया ये जानना। उसका तरीका क्या है कि 11 यूनिट से कितना कमाया माइनस 10 यूनिट से कितना कमाया। आ जाएगा एग्जांपल, एमआर मुझे 11 निकालना, तो टीआर 11 माइनस टीआर 11 माइनस 10 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू, 11 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू माइनस करने के बाद 11th यूनिट का रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद पर यूनिट प्राइस कर्व्स कोइंसाइड ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है सर? एक के ऊपर एक। कोइंसाइड ये होता है जैसे ये दो लाइन है, यहां पर इंटर, इसको तो बोलते हैं इंटरसेक्ट, कट कर रहे हैं। एक लाइन ये और दूसरी लाइन भी ये, इसे बोलते हैं कोइंसाइड, एक के ऊपर एक। क्लियर हुई बात? ये आप ज्योमेट्री चैप्टर सीख ली मैथमेटिक्स में। कोइंसाइड मतलब लाइन के ऊपर लाइन, और इंटर का मतलब लाइन कट करना। इंटरसेक्ट होता है, ये कोइंसाइड होता है, ध्यान रहेगा। तो एआर, एमआर और प्राइस ये तीनों लाइनें कोइंसाइड करती हैं, मतलब ये तीनों लाइनें एक के ऊपर एक हैं। ये सर एवरेज रेवेन्यू की लाइन, ये एमआर की लाइन, ये पर यूनिट प्राइस की लाइन, इसलिए बोला है कोइंसाइड करती है। कमांड को लाइन फिट हो गई सर, आंसर में और कंटेंट ऐड कर लेंगे। इन परफेक्ट कंपटीशन एमआर, एआर एंड पर यूनिट प्राइस कोइंसाइड। हाँ जी, कुछ पूछना? पर यूनिट और एआर से इक्वल हो जाए ना? हाँ, बाय देखो ना क्या होता है। पर यूनिट प्राइस का मतलब है सर मेरा सेलिंग प्राइस, ये मार्केट 10 रुपए का, मैं 10 रुपए का बेच रहा हूं, ये है एआर। ठीक है जी। अच्छा, ये मतलब ये है प्राइस है, प्राइस है ये एआर नहीं। एआर निकालना होगा, मैंने 20 यूनिट बेची हैं 10 रुपए के रेट से, टोटल सेल मेरी 200 रुपए, और 20 यूनिट बेची, टोटल रेवेन्यू डिवाइड टोटल यूनिट्स, ये भी 10 है। तो फॉर्मूले से एआर और प्राइस बराबर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइस का मतलब एक यूनिट का प्राइस कितना है, और एआर का मतलब एवरेज रेवेन्यू कितना है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, और ये बाई चांस से मानते हैं। ठीक है। एंड बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगला पॉइंट याद कर लिया कि सर ये जो एआर, एमआर और प्राइस का जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस। नीचे ग्राफ में चेक कर सकते हैं सारा, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, वही लाइन एआर की, वही लाइन एमआर की, वही लाइन प्राइस की। दूसरे वाला ग्राफ बता दो, और उसके बराबर में पहले वाला ग्राफ बना हुआ, लाइन ग्राफ बिल्कुल वही, दो एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर रखी है जो क्रॉस बना हुआ। ये क्रॉस क्या है सर? डिमांड और सप्लाई। डिमांड का जो कर्व है वो डाउन जा रहा है, डाउन क्यों जाता है जाने? डिमांड तो डाउन से भी कर्व होता है, जो सप्लाई को अपर से भी कर्व होता है। हाँ, ये डाउन क्यों जा रहा है? ये क्वेश्चन है, उसका आंसर दो। आपने बताया होता है, वो सही बताया आप, लेकिन अब क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, वो अदर एक्सप्लेनेशन चला है। जो प्राइस बढ़ती है क्वालिटी डाउन हो जाती है। सर जितना प्राइस कम होता है उतनी डिमांड ज्यादा होती है। ये आंसर है करेक्ट। देखो प्राइस ना बहुत ज्यादा है तो डिमांड भी बहुत कम है, प्राइस कम हो गया डिमांड बहुत बढ़ गई। ठीक है, इस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी। मतलब ये वाला कर्व ऐसे जा रहा है तो मतलब क्वांटिटी घटने वाली क्वांटिटी है,
एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी कम हो रही क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है, बढ़ते क्वांटिटी बढ़ रही है। मतलब ऐसा मतलब डिमांड बढ़ रही है, ये डाउनवर्ड जा रहा है लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। ये चीज की बता रही है, घटने की डिमांड नीचे जा रही है, डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ये इस एक्सिस पे और आगे बढ़ता जा रहा है, ये क्वांटिटी वाला ये जीरो से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सप्लाई वाला अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? कि जितनी प्राइस होती है जितना ज़्यादा प्राइस होता है उतनी ज़्यादा प्राइस। करेक्ट सर, सप्लायर का मतलब है प्राइस से, जितनी आइटम महंगी बिकेगी उतना ज्यादा बनाऊंगा। यहाँ भी क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस इतना क्वांटिटी कितनी, प्राइस और बढ़ गया क्वांटिटी और बढ़ गई, मतलब डाउनवर्ड जा रहा है इसमें भी क्वांटिटी बढ़ रही है, ये अपवर्ड जा रहा है इसमें भी क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी दोनों बढ़ रही है। ठीक है, तो जहां डिमांड और सप्लाई मीट करें वहां हमारा इक्विलिब्रियम आता है, वो फाइनल प्राइस डिसाइड हो जाता है। तो जो जहां ये मीट कर रहे हैं ए आर पे, ये मीट कर रहे हैं एम आर पे, ये मीट कर रहे हैं प्राइस। पीछे बढ़ते हैं और अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा प्राइस ज्यादा, डिमांड कम सप्लाई कम, मतलब सर गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही। कंट्री के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी इसकी तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ने लगेगा, डिमांड बहुत घटने लगेगी ऑटोमेटिक प्राइस घटने लगेगा। सप्लाई ज्यादा है, मोबाइल के रेट क्यों कम हो रहे हैं सर, मोबाइल सस्ता होता जा रहा है, क्यों सस्ता होता जा रहा है? सप्लाई एक्सेस है डिमांड से, सप्लायर ज्यादा है जितने नीड है उससे, तो डिमांड सप्लाई के उस पर छोड़ा हुआ है गवर्नमेंट ने कि प्राइस अपने आप डिसाइड किया। आगे, नो इंडिविजुअल फर्म और बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जहां बहुत सारे सेलर होते हैं वहां एक पर्सन की कैपेसिटी नहीं है कि वो प्राइस डिसाइड कर सके कि मैं तो प्राइस 1.5 गुना करूंगा या आधा कर दूंगा, उसके हाथ में नहीं है। सिंगल सेलर, जहां बहुत सारे सेलर्स होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात, अगर मैं महंगा करूंगा तो कस्टमर कहीं और से ले लेंगे। जब सेलर बहुत सारे हैं तो एक पर्सन के हाथ में नहीं डिसाइड करना। परफेक्ट कंपटीशन में ऑलरेडी मार्जिन कम होता है, तो कोई सिंगल सेलर बहुत ज्यादा रेट भी कम नहीं कर सकता। सो इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड द फर्म इज प्राइस टेकर। क्या मतलब हो? देखो दो वर्ड समझो, इंडस्ट्री और फर्म में समझो फर्क क्या है। जैसे सर मान लीजिए मुझे सपोज HDFC बैंक अच्छा लगता है कि ये ग्रो करेगा, मुझे इस शेयर के अंदर पैसा लगाना फॉर एग्जांपल, लेकिन वो डर है कि HDFC बैंक में उसका कोई गड़बड़ हो जाए। जैसे अभी एक ICICI की कंपनी की जो CEO थी मिस्टर मिसेस कोचर, उनको जेल हो गई। उन्होंने वीडियोकॉन कंपनी को लोन दिया और पेपर्स खराब थे, मैनिपुलेटेड थे, जितने वो एलिजिबल थे उससे 10 टाइम्स उन्होंने लोन पास कर दिया, उनको नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने घूस खाई, ये चीज़ क्लियर हो गई और उनको जेल हो गई, तो उसके प्राइस डाउन हो गए। तो ऐसा डर लग रहा है मेरे को किसी कंपनी के शेयर में लगाने, तो मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी नाम से एक आता है इंडेक्स, उसका मतलब वो पैसा इंडेक्स क्या होता है कि समझ लो कंपनी है, वो सारे के सारे बैंकों में पैसा लगा रही है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक, उसमें सारे बैंक मिक्स हैं। अब मैं अगर बैंक निफ्टी खरीद लूंगा तो समझ लो मैंने सारे बैंकों में पैसा लगा दिया थोड़ा थोड़ा। अब क्या होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई वो बैंकों के फेवर में, तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, मुझे प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि जो बैंकों के अगेंस्ट है तो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, मुझे लॉस होगा, ऐसा सिंपल चलेगा। लेकिन क्या होगा, इस सारे बैंक तो डूब नहीं सकते, तो मेरे डूबेंगे नहीं कैसे, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। लॉन्ग रन में तो हर बैंक बढ़ेगा ही, तो लॉन्ग रन में तो मेरा पैसा बढ़ेगा, एक सेफर साइड हो गई। तो दिस इज इंडस्ट्री कि बैंक ने कोई रूल लेकर के आ गया, वो बैंकों के अगेंस्ट है। जैसे रेपो रेट होता है सर, 12th क्लास में सीखेंगे इकोनॉमिक्स में। रेपो रेट क्या होता है कि बैंक RBI लोन देता है बैंक को, जिस रेट से उसे रेपो रेट कहते हैं। बैंक वाले उसी में 2% ऐड करके आगे लोन देते हैं। अब RBI ने अगर रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बैंक को अपने भी लोन रेट बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे लोन रेट बढ़ जाएगा तो लोन लेने वाले कम हो जाएंगे, क्योंकि सस्ता लोन मिल रहा है आराम से सभी ले लेंगे, महंगा मिल रहा है तो नहीं लेंगे।
तो जब महंगा लोन मिलेगा तो कम लोग लेंगे लोन, तो बैंकों की कमाई कम हो जाएगी, शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा। तो ये है इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट डाला, समझो इस चीज को। मिसेस कोचर को जेल हुई, इसने इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट नहीं डाला, बैंक निफ्टी नहीं आया नीचे, आईसीआईसीआई बैंक नीचे आया, तो ये फर्म पे इम्पैक्ट पड़ा, इंडस्ट्री पे नहीं पड़ा। समझ पा रहे हैं क्या बात? इंडस्ट्री मतलब वो एरिया, उस इंडस्ट्री का ओवरऑल जो पूरी इंडस्ट्री है उस कैटेगरी, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया। जैसे कोविड के टाइम पे फार्मा इंडस्ट्री के शेयर 10 टाइम्स हो गए, फार्मा इंडस्ट्री, बस वही शेयर ग्रो कर रहा था उसमें, बाकी सब डाउन रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा मेडिसिन बिक रही थी। तो फार्मा इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री ग्रो करी, लगभग हर शेयर ग्रो करा। क्लियर हो गई जी बात? तो पॉलिसी तो इंडस्ट्री में क्या है फर्क और फर्म में फर्क क्या है, समझ में आ गई जी बात? अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं इंडस्ट्री प्राइस मेकर, मतलब पूरी इंडस्ट्री में लोन डिमांड सबकी ज्यादा की आ रही है तो रेट बढ़ेंगे, कम क्या है तो घटेंगे, तो इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करेगा। और जो एक पर्टिकुलर बैंक होगा वो प्राइस टेकर है, वो प्राइस टेक करेगा, जो डिसाइड कर लिया इंडस्ट्री ने वो प्राइस टेक करेगा। तो ये फर्क हो गया इंडस्ट्री में और फर्म में। तो ये चीज याद करें सर हमने कि जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर है, प्राइस बनाती है, और एक पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर फर्म वो प्राइस टेकर, जो प्राइस डिसाइड कर लिया इंडस्ट्री ने वही फॉलो करेगी, उस प्राइस पे बेचेगी। आगे कुछ फीचर्स, पहला वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बायर बहुत सारे हैं, सेलर बहुत सारे हैं, इस टाइप की मार्केट। इम्प्लीकेशन, नो फर्म कैन इफेक्ट ऑब्लिक चेंज द प्राइस, एक पर्टिकुलर बैंक सारी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा घटा नहीं सकता, कुछ इंपैक्ट नहीं डाल सकता, ये कंपनी इंपैक्ट नहीं डाल सकती। all firm consumers are price taker, firms भी consumers भी price taker है, because insignificant share of firm oblique consumer in markets supply oblique demand। क्या मतलब हुआ? significant मतलब अच्छा खासा, huge quantity, insignificant ना के बराबर। तो एक सिंगल सेल, सर मैं मोबाइल नहीं यूज करूंगा तो क्या मोबाइल इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी? करेगी। सिंगल कंज्यूमर हैव इनसिग्निफिकेंट इंपैक्ट। सर मैं मोबाइल कंपनी है मेरी और मैं बंद कर रहा हूँ आज, तो क्या मार्केट डाउन हो जाएगी मोबाइल की कंपनी, तो मोबाइल नहीं यूज करें। अ सिंगल फर्म हैज इनसिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। बट अगर सर जो एक कंपनी है लाइक सैमसंग ले लेते हैं, वो बहुत लार्ज स्केल पे चलती है, तो उसका तो फर्क हल्का फुल्का ही बेच, लेकिन क्योंकि सैमसंग क्या करता है कम प्राइस में बढ़िया फोन देता है जो बाकी कंपनी इतनी नहीं दे पाती, तो उसका क्या फर्क होगा? पहला क्या है कि पहले हम पूछना परफेक्ट कंपटीशन में ना मोबाइल वाला एग्जांपल इसलिए फिट नहीं करेगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेलर्स चाहिए हमें इसलिए, और मोबाइल में बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं है, गिने चुने 8-10 सेलर्स हैं। एक चीज, दूसरी चीज कि तब भी मैं कहूँगा सैमसंग कंपनी बंद हो गई उसके बाद इंपैक्ट देख लेना, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सर इंडिया में 10 साल पहले जब मैंने स्मार्टफोन लेना स्टार्ट किया, सिर्फ 2 कंपनियां थी, सैमसंग और माइक्रोमैक्स, सिर्फ 2 कंपनियां, वो कंपनी कोई थी ही नहीं। इनफैक्ट मेरा स्टूडेंट था, उसने पढ़ाई स्टडी स्टार्ट करके कहा था मैं मोबाइल की एजेंसी ले रहा हूँ, उसने एक मोबाइल का नाम बताया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैंने कहा कि भाई तो चल नहीं पाएगा, कोई भाई माइक्रोमैक्स बिकता है, सैमसंग ही बिकता है, ये नया सा नाम है, अजीब सा नाम है, क्या लेकर क्या करेगा, स्टडीज कर आगे, और आज के टाइम में उसका अच्छा खासा काम चल रहा है, वो नाम था ओप्पो। मैंने फर्स्ट टाइम सुना था उससे, तो नई नई कंपनी आई थी और चाइनीज कंपनी आने के बाद माइक्रोमैक्स ऑलमोस्ट खत्म, जिसने बहुत बड़ा मार्केट शेयर ले रखा था, सैमसंग को बीट कर रखा था, वो कंपनी खत्म हो गई, क्या इम्पैक्ट पड़ा, सब फोन यूज कर। तो कोई किसी के जाने से किसी का काम नहीं होता, सब ऐसे चीज चलता रहता है। तो ऐसा कहना गलत है कि सैमसंग अगर चली जाएगी तो इंडस्ट्री में इम्पैक्ट कम पड़ जाएगा, मोबाइल फोन कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। अ सिंगल सेलर हैज इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। सेकंड, होमोजेनियस प्रोडक्ट, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब सेम प्रोडक्ट, जैसे कोटन एग्जांपल दिया मैंने, जैसे नेटवर्क का एग्जांपल दिया, मोबाइल रिटेल वगैरह का, तो सेम प्रोडक्ट है
इसलिए बराबर सा प्राइस होगा। सर एयरटेल अगर रिचार्ज का 15 रेट महंगे कर देगा ज़्यादा एयरटेल जियो से, तो एयरटेल बंद कर देंगे। हाँ, तो इससे लगभग सेम होता है, लगभग। थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। देखो फ्री एंट्री ही तो एक फिर पढ़ेंगे 12th क्लास में, इंडस्ट्रियलाइजेशन का लिबरलाइजेशन। क्या कॉन्सेप्ट है कि सर पहले क्या होता था कि नई कंपनी खोलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लाइसेंस लो, परमिशन लो, और लाइसेंस भी बहुत चीज़ हो, जो आइटम बना रहे हो, जो लैंड जिस पर बना रहे हो, लेबर के वगैरह वगैरह वगैरह। तो नई फर्म्स की एंट्री बड़ी मुश्किल थी, इसलिए पुरानी फर्म्स के मजे थे, जो कंपटीशन में कोई है नहीं रहा, तो जो मर्जी प्राइस पे बेचो। अब क्या है कि न्यू फर्म्स की एंट्री बिल्कुल फ्री, तो नई नई कंपनी आती रहती है, नए नए स्टार्टअप बहुत लॉन्च हो रहे हैं, उसी के बाद से लॉन्च हो रहे हैं जब रेगुलेशन खत्म हो गए। इसलिए हमें पता है कि नई कंपनी आएगी और हमारे मार्केट खत्म कर जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा प्राइस दे सकते, ज़्यादा मार्जिन नहीं रख सकते। तो एंट्री फ्री है, मतलब एग्जिट फ्री है। कोई कंपनी बंद होना चाहे तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसको नई खोलनी हो नई खोलो, जिसको पुरानी बंद करनी हो पुरानी बंद करो। इसीलिए ऑल द फर्म आर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कब होता है? जब एक ही बेचने वाला हो, कोई उसके कंपटीशन में आएगा नहीं, तब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट। कंपटीशन है तो लो मार्जिन है, लो मार्जिन है तो नॉर्मल लेवल पे प्रॉफिट होगा। ठीक। परफेक्ट नॉलेज ऑफ कंज्यूमर, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। इसमें ये इस मार्केट के अंदर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है हर चीज की, क्वालिटी की, रेट की, मार्केट की, हर चीज की। इसीलिए हमें लगभग हर प्राइस रखना पड़ता है। क्योंकि जैसे हम शॉपिंग के लिए किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं होता कंज्यूमर को हर चीज़ का रेट पता और यूनिफॉर्म प्राइस नहीं है। इससे तो क्या होता है, कपड़े मार्केट में जाते हैं, कोई शर्ट उसने बोली 2000 रुपये की, हम नहीं ले रहे, वो अपने 1000 पर आ गया, 500 पर आ गया। वो ऐसा क्यों हो रहा? पहले तो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं, हर शॉप का सेम प्रोडक्ट नहीं है, सेम शर्ट नहीं। दूसरा, कस्टमर को कंप्लीट नॉलेज वहाँ पर नहीं होती है ना। उनको पता है कि कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं उनको नॉलेज ही नहीं है, मैं 2000 बोलूँगा वो 1800 करवा लेगा, मैं उसको बेच दूँगा है ना। दुकानदार को पता है। क्योंकि पकड़ कंपटीशन एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी इंडस्ट्री मानी गई है, एक ऐसा एरिया जहाँ कस्टमर को परफेक्ट नॉलेज है कि किस चीज़ के क्या रेट चल रहे हैं, किसको क्या क्वालिटी देता है। तो 198 पेज पर आ रहे हैं ओलिगोपोली। जो पीछे सारे सिलेबस है, रेट फॉर साइड देता हूं उसको। मोनोपोली मार्केट का, सर मोनोपोली मार्केट यहाँ पर सिंगल सेलर, मोनोपोली मार्केट यहाँ पर सिंगल सेलर है। जैसे कि मैं एग्जांपल पहले दिया था, रिलायंस जियो जो करना चाहता था कि सर फ्री सिम कर दी, सभी कनेक्शन हटवा दें, बाकी सारा जियो का ही कनेक्शन ले, हर एक के फोन में जियो की सिम दी। उसने फिर पहले 3 महीने के लिए फ्री करा, फिर और 3 महीने के लिए फ्री करा, और फ्री करता रहा। उससे दिख रहा था कि सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं बाकी कंपनियों के, और बाकी में सब्सक्राइबर बहुत 90% तक घटा देने हैं, तब मैं चार्ज करूँगा, वरना चार्ज नहीं करूँगा, जो 3 साल 4 साल फ्री देना पड़ा। तो बाकी कंपनियों ने केस करा उनके अगेंस्ट और कहा जी मोनोपोली कर दो। और हाँ, हमारी सारी कंपनी बंद हो जाए। भाई एयरटेल का काम तो सिर्फ इंटरनेट का ही, मोबाइल का ही, वोडाफोन आइडिया का काम भी सिर्फ ये ही, तो कंपनी कितना टाइम तक लॉस झेल सकती है, वो तो बंद हो जाएंगी। रिलायंस के काम बहुत सारे हैं, उसके बिजनेस बहुत सारे हैं, तो यहाँ फ्री करके अदर बिजनेस से अर्न कर सकता है। इसलिए वो पता है कि वो लॉस में बेच सकता है, फ्री में बेच सकता है। तो 2-3 साल तक फ्री में बेचकर सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, फिर मेरा जीव रह जाएगा। उसके बाद वो एक रिचार्ज के चाहे महीने के 5000 रुपये रखते वो रिचार्ज जो मर्जी करते। तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट चाहती है मोनोपोली ना हो, गवर्नमेंट मोनोपोली का एक्ट भी बना हुआ है इसके लिए, मोनोपोली ना हो इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए। तो फिर जियो कंसेशन देगी कि आपको मिनिमम प्राइस कितना रखना पड़ेगा, उससे कम में आप रिचार्ज नहीं रख सकते। तब उसने फिर रिचार्ज रखा मिनिमम वाला, और अब उसी प्राइस पर तीनों कंपनियां वर्क कर रही हैं। क्या 198 पर आगे है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इज द फॉर्म ऑफ मार्केट
in which there are few large firms mutually interdependent for taking price and output decisions. एग्जाम्पल इसमें हम जियो का एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि सर बहुत कम फर्म्स हैं, जैसे 3 ही कंपनियां इंडिया के अंदर, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया भी। तो फ्यू लार्ज फर्म्स म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर प्राइस देने के लिए, कि जियो वाले ने बढ़ाया तो हम भी बढ़ा दें, उसने घटाया तो हम भी घटा दें, एंड आउटपुट डिसीजन की कितनी क्वांटिटी में बनानी है। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, फ्यू लार्ज फर्म्स। दूसरा, ऑल द फर्म्स अंडर ओलिगोपोली प्रोड्यूस होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अंडर ओलिगोपोली डिमांड कर्व इज अनडिफाइंड और इनडिटरमिनेट। पिछली बार जैसा कर्व दिखाया था, इसमें कोई फिक्स नहीं, क्योंकि प्राइस का कुछ नहीं पता, कभी ज्यादा कभी कम, तो प्राइस फिक्स चल रहा है। इकोनॉमिक बैरियर्स to the entry of the firm into industry, huge investment requirement, economies of scale, etc. क्या मतलब है कि सर ये जो इंडस्ट्री है इसमें few firms क्यों हैं? क्योंकि इस टाइप की इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत huge investment होती है। सर जैसे मोबाइल के टावर वगैरह पूरी कंट्री के अंदर कोई कंपनी नया स्टार्ट करना चाहे तो पूरी स्टेट पूरी कंट्री के अंदर उसको टावर खड़े करना, परमिशन लाइसेंस लेनी है, लाखों रुपए हायर करने, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, छोटा बिजनेस है ही नहीं। मतलब जनरली मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस ऐसे होते हैं जो स्मॉल स्केल पर भी कर सकते हैं, मीडियम स्केल पर भी कर सकते हैं और लार्ज स्केल पर भी कर सकते हैं। मोस्टली बिजनेस ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो लार्ज स्केल पर ही हो सकते हैं, स्मॉल के मीडियम स्केल पर हो ही नहीं सकते। तो ये उस बिजनेस की बात करता है। इसीलिए कहीं ना कहीं वहां पर पैसों की बंदिश आ गई न्यू एंट्री पर, इकोनॉमिक बैरियर। गवर्नमेंट कोई बैरियर नहीं लगा रही, गवर्नमेंट कह रही है कंपनी खोलने बोलो, हम लाइसेंस देने को तैयार है, अगर आपके कंडीशन फॉलो हो रही है, जो हमारे नॉर्म्स है गवर्नमेंट के वो फॉलो हो रहे हैं, तो हम आपको लाइसेंस देने को तैयार, लेकिन पैसे नहीं किसी को इतना लगाने के लिए। ठीक, ये पॉइंट नंबर डी बता रहा था कि बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं इसके अंदर, ये माइनस पॉइंट है। ई पॉइंट, all the firms are interdependent in respect of price and output determination and the oligopoly market. Any action of a firm in terms of change in price gets reaction from other firms. जैसे सर कोल्ड ड्रिंक का अमाउंट भी जो है लगभग बराबर होता है हर एक कोल्ड ड्रिंक का, तो हमें पता है कि अगर पेप्सी के रेट 2 रुपए बढ़ गए तो लोग कोका कोला लेना शुरू कर देंगे, तो इसलिए प्राइस बराबर सा रहता है। उसमें लिखा होगा कि अगर एक फर्म ने थोड़ा बहुत प्राइस चेंज करा तो ऑटोमेटिकली अगली फर्म में प्राइस चेंज दिख जाएगा। नेक्स्ट, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज इन द फॉलोइंग वेज। पहला, कोल्यूसिव, नॉन कोल्यूसिव। कोल्यूसिव ओलिगोपोली इज दैट फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली इन व्हिच all the firms determine price and quantity of output on the basis of cooperative behavior। मतलब एक दूसरे के कोऑपरेशन कि यहाँ से मतलब पहले कंपटीशन में लेकिन म्यूचुअली काम कर रहे हैं। होता है कई बार, जैसे मान लीजिए मेडिकल स्टोर है आमने सामने, तो देखा जाए कंपटीशन है, कस्टमर या तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आएगा, आसपास के कस्टमर ही आएंगे वहाँ पर, लेकिन वो म्यूचुअली काम कर रहे हैं, मतलब भाईचारे से काम कर रहे हैं कि भाई हाँ भाई कोई बात नहीं, कस्टमर तुम्हारे पास है तुम्हारा, मेरे पास कस्टमर है मेरा। और ऐसे इनफैक्ट ऐसा भी काम करते हैं कि मेरे पास कस्टमर आया और प्रिस्क्रिप्शन में 6 आइटम है और 4 आइटम मेरे पास है, 2 आइटम नहीं, तो उसको बोलता हूँ जी गोदाम से लेकर आता हूँ, अभी वो गोदाम में नहीं जा रहा होता, वो सामने वाले शॉप पर ही जा रहा होता, केवल 2 मेडिसिन लेकर देते, और ऐसी उसको जरूरत पड़ी तो उस वाले से ले, तो म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं, कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं कर रहे, इस हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरा, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली इज दैट फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली इन व्हिच all the firms determine the price and quantity of the output according to the action and reaction of other firms। जैसे इसी एरिया की बात करूं मेडिसिन की, तो मेडिसिन में यहाँ पर एरिया में सर कोई 10% डिस्काउंट देता था, कोई 5%, कोई 0%। यहाँ पर एक मेडिसिन के सप्लायर थे, उन्होंने यहाँ पर देखा कि मार्केट में यहाँ पर मेडिसिन ज़्यादा खरीदी जाती है इस एरिया के अंदर, तो सप्लायर ने एक शॉप स्टार्ट करी यहाँ पर और उसमें लगाया 20% ऑफ। यहाँ पे जयश्री मेडिकल्स के नाम से 20% ऑफ का उसने बोर्ड लगाया फर्स्ट टाइम, तो पूरी मार्केट में सबकी सेल खत्म, सारे कस्टमर उधर आ गए क्योंकि सिर्फ यही शॉप है 20% ऑफ है। मेडिसिन में एक्चुअल में जो उनको मार्जिन मिलता है वो करीब 22% मिलता है मेडिकल शॉप वालों को,
जनरल, बाकी थोड़ा कम्युनिटी कंपनी में ही करता है लगभग मेजॉरिटी मेडिसिन में। तो उसने सोचा मैं 2% का काम करूँगा, लेकिन मेरे पास जब कस्टमर बहुत सारे रहेंगे तो 2% भी बहुत ज़्यादा अमाउंट बनेगा। बाकी कस्टमर, बाकी जो शॉपकीपर हैं वो 10% डिस्काउंट दे रहे थे, मतलब 12% रख रहे थे, मार्जिन ज़्यादा है लेकिन उनकी सेल मतलब नॉर्मल लेवल पर थी। तो सारे कस्टमर, नई शॉप होते हुए सारे कस्टमर अपने पास थे। उसके बाद हालांकि सभी शॉप वालों ने 20% का ऑफ डाल दिया। तो ये क्या था? ये था एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अदर फर्म्स, कि एक मेडिकल स्टोर वाले ने 20% का ऑफ करा, उसके रिएक्शन पर बाकी शॉप वालों ने भी 20% का ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से प्राइस डिसाइड होगा। समझ आ रही है? पहले वाले में म्यूचुअली डिसाइड करा कि इस रेट पे देंगे तुम इस रेट पे देना। सेकंड वाले में एक दूसरे के रिएक्शन पर, उसने इतना करा तो मैं इतना करा, उसने इतना करा तो मैं इतना करा। आगे दूसरी कैटेगरी परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली में होमोजेनियस प्रोडक्ट है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। एग्जांपल ले सकते हैं मेडिकल स्टोर का। सर मेडिकल स्टोर में होमोजेनियस प्रोडक्ट है डेफिनेटली। अगर मैं क्रोसिन की दवाई लेने जाऊँ तो मेडिकल स्टोर ए या बी दोनों में सेम आइटम मिलेगी, वो कोई अलग क्वालिटी तो नहीं देगा। तीसरा है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल छोले भटूरे की शॉप होगी तो दो अलग अलग शॉप है, अलग अलग रेट भी हो सकता है, लेकिन दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। टेस्ट दोनों का अलग होगा तो वो है हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट। एक चार्ट बना रखा है इसके नीचे फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन लिखा हुआ है, और इम्परफेक्ट मार्केट मतलब परफेक्ट कंपटीशन के अलावा वाले बाकी जो 3 मार्केट होंगे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, ये तीनों को बोलेंगे इम्परफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है। तो इसमें से हालांकि मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक में पढ़ना नहीं है, तो हमें क्या पढ़ रहे हैं? हम पहले बेसिक पढ़ रहे हैं, 7 पॉइंट है, ठीक। बेसिस के आगे के परफेक्ट कंपटीशन वाले और सीधा फिर ओलिगोपोली वाले, ठीक है। तो पहला नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज और ओलिगोपोली में फ्यू। फ्यू का जैसे बताया था कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है, इस टाइप का बिजनेस है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, होमोजेनियस, परफेक्ट कंपटीशन होमोजेनियस होता है, सेम सा होता है, और ओलिगोपोली में कैसा भी हो सकता है, होमोजेनियस भी और हेटेरोजेनियस। थर्ड एंट्री ऑब्लिक एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो परफेक्ट कंपटीशन स्मॉल, मीडियम, लार्ज किसी भी स्केल पे हो सकता है, तो इसलिए एंट्री और एग्जिट हर फर्म की फ्री। ओलिगोपोली में बड़ा अमाउंट लगता है, इसलिए इकोनॉमिक बैरियर लग जाता है एंट्री पे न्यू फर्म्स के। अगर इकोनॉमिक बैरियर को गवर्नमेंट नहीं लगा रही है, ये उनकी फाइनेंशियल कंडीशन लगा रही है। प्लस एक देखो पता क्या होता है कि ऐसा नहीं सब बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, रतन टाटा हैं, सब बहुत पैसा उनके पास, वो जो स्टार्ट करते हैं उनके पास थोड़ा पैसा भी नहीं, भाई उनके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, तो वो पैसा वहीं लगाएंगे जहाँ उन्हें ह्यूज प्रॉफिट दिखेगा। अब उन्हें दिख रहा है कि जो नेटवर्क वाली कंपनी, इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं रहा, रेट बहुत डाउन हो चुके हैं। पहले 1 GB के 250 रुपये मिलते थे नेट पे, अब 250 रुपये पूरा महीने के लिए भी देना पड़ता, 30 GB देना पड़ता, वो दिख रहा ज़्यादा मार्जिन नहीं, इसलिए उस टाइम में नहीं आना चाहता। बड़ी इन्वेस्टमेंट से रिवर्स होना सर, पता है बिजनेस में टेंशन किस चीज़ की? बिजनेस नहीं चला तो पैसा लग गया, वो कैसे रिकवर करा? टेंशन इस चीज़ की। रिलायंस फ्रेश लॉस मेकिंग कंपनी है, रिलायंस फ्रेश लॉस में जा रहा है, बस वो खत्म इसलिए नहीं कर रहे कि बंद करेंगे तो लॉस कैसे रिकवर करें, इसलिए ट्राई चल रहा कि शायद रिकवर हो जाए, शायद रिकवर हो जाए। कोई और ट्राई करना, मार्केटिंग लगाना, एमबीएस रखना, कोई ना कोई तरीका लगाना कि लॉस को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाई जा सके, उस तरीका लगाया जा सके, इसी वजह से छोटा चले जा रही है। फॉर्म से डिमांड कर, फॉर्म का डिमांड कर जो था मैं पढ़ा था इसके अंदर कि पैरेलल टैक्स एक्सेस था, और इस वाले में अनडिफाइंड, क्योंकि प्राइस कुछ नहीं पता, कभी ज़्यादा कभी कम, इसलिए इसमें कोई कर्व हमने पढ़ा ही नहीं। सेलिंग कॉस्ट वेरी सिग्निफिकेंट, ओलिगोपोली में वेरी सिग्निफिकेंट मतलब क्योंकि ह्यूज अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, इसलिए जो सेल करने की जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी। परफेक्ट कंपटीशन में रिक्वायर्ड ही नहीं, क्योंकि स्मॉल, मीडियम, लार्ज किसी भी लेवल पर काम कर सकता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इसमें लिखा हुआ इन्फिनिटी, मतलब डिमांड कितनी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है,
क्योंकि देखो ऐसा ना, प्राइस फिक्स है, प्राइस जहाँ फिक्स होता है वहाँ डिमांड कितनी भी हो सकती है, कम उससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि प्राइस फिक्स है। हम प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड सप्लाई कम ज़्यादा नहीं होगी। और ओलिगोपोली इंडिटरमिनेट, क्योंकि प्राइस का कुछ नहीं पता, कभी ज़्यादा कभी कम। नीचे बढ़ जाए सर, इक्विलिब्रियम प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी आर इक्वल, जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर है। अगेन यहाँ पर सर हम फर्म की डिमांड सप्लाई नहीं देख रहे हैं, पूरी मार्केट की डिमांड सप्लाई देख रहे हैं, उस पूरी इंडस्ट्री की मार्केट सप्लाई देख रहे हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, जहां डिमांड सप्लाई का मैच करे, देयर इज नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां डिमांड सप्लाई बराबर हो जाती है, वहां पर ना तो फालतू की डिमांड बची हुई है ना एक्स्ट्रा सप्लाई बची हुई। देख सकते हैं सर, अगर हम डिमांड सप्लाई यहाँ मीट कर रहा है तो वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, वो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। आगे प्राइस डिटरमिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, डिटरमाइन कैसे करते हैं सर हम प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? प्राइस ऑलवेज रिमेन एट इक्विलिब्रियम लेवल, हमेशा इक्विलिब्रियम पर रहता है क्योंकि प्राइस फिक्स ही है। Market demand and market supply decide the market price at a point where they intersect each other or become equal, जहाँ demand supply बराबर होता है। Any change in the market demand or market supply or both change the equilibrium price, मतलब जैसे कॉस्टिंग बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने जो है डीजल रेट बढ़ा दिया। सर डीजल इकलौती ऐसी चीज है जिसके रेट अप एंड डाउन होने से पूरी कंट्री के हर आइटम के रेट अप एंड डाउन होते हैं। डीजल इकलौती ऐसी चीज है जिसके रेट अप एंड डाउन होने से पूरी कंट्री की हर आइटम के रेट अप एंड डाउन होते हैं, क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्टेशन से ही आएगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक लगेगा, ट्रक में डीजल लगेगा, तो डीजल अगर महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट वाला अपना रेट बढ़ाएगा, और जो बिजनेसमैन है उसको सामान महंगा पड़ेगा तो अपने रेट बढ़ाएगा। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, तो पूरी इंडस्ट्री का ही प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो चेंज आएगा। अगर चेंज इफेक्ट चेन इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो देखिए सर जो प्राइस है नीचे जाता हुआ दिख रहा है आपको पी, जो पी था पहले अब वो P1 हो गया। इनमें देखना कि प्राइस के बगल में सर ऊपर का एरो बना हुआ है तो प्राइस को ऊपर जा रहा है, वो वाला एरो ये दिखा रहा है कि ये y एक्सिस प्राइस का, वो एरो ये दिखा रहा है कि जो एक्सिस है y एक्सिस वो प्राइस का, वो एरो ये दिखा रहा है। जो अंदर की साइड p के प्राइस का ग्राफ में एरो है वो नीचे जा रहा है, मतलब प्राइस घट रहा है, तो प्राइस कम हो गया सर। डिमांड का वही चल रहा है, सप्लाई का नीचे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट क्यों हो गया नीचे? सर प्राइस कम हो गया है, अब कम लाभ बनाएंगे, कम मार्जिन है आइटम का, तो सप्लाई कम हो गई, सप्लाई का शिफ्ट हुआ है, मूवमेंट नहीं हुई है ना। सप्लाई कर्व की मूवमेंट होती है, उसी कर्व पे रहे ऊपर नीचे जाना, और शिफ्टिंग का मतलब वो कर्व की जगह किसी और जगह कर्व बन जाना, उसको शिफ्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, सप्लाई कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो जहां पर अपन नया एक फ्रेश इंटरसेक्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर जहां डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करे वहां फ्रेश इंटरसेक्शन मिलेगा, वो नया इक्विलिब्रियम प्राइस बनेगा, वो नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सर सप्लाई इंक्रीज अगर होती है तो क्या क्या वजह हो सकती है उसकी? इस 6 वजह लिखी हुई है। पहला, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट होगा अगर सप्लाई बढ़ेगी। दूसरा, सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई अराइजेस एट गिवन मार्केट प्राइस, अगर सप्लाई बढ़ जाए सप्लाई एक्स्ट्रा हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई। देखो एक्सेस तभी बोलेंगे जब डिमांड से ज्यादा, अगर मेरी सप्लाई पहले 500 थी और अब 1500 हो गई लेकिन डिमांड 1600 है, तो भी सप्लाई एक्सेस नहीं है ना। एक्सेस सप्लाई तभी बोलेंगे जब डिमांड से बात हो, बड़ी हड्डी मैटर नहीं करता है, ठीक बात है। सिंपल सी बात, आपकी 70% आई थी, फर्स्ट पोजीशन आई पिछले साल, अब आपकी 70% से 80% आई,
इन आपके क्वेश्चन फर्स्ट से थर्ड हो तो इंप्रूवमेंट कहीं नहीं जाएगी, मार्क्स बढ़े लेकिन क्वेश्चन बढ़े। ठीक, तो एक्सेस या डेफिसिट तभी बोला जाएगा जब कंपेयर किया जाए डिमांड से। थर्ड, कंपटीशन अमंग द सेलर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। सप्लाई जब एक्सेस होगी तो सप्लायर के अंदर डर रहेगा कि मेरी आइटम ना बेकार रह जाए। जब सप्लाई एक्सेस होगी तो सप्लायर में डर रहेगा कि डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज़्यादा है तो मेरा सामान खाली में पड़ा रह जाए, इसलिए मुझे अपना सामान पहले लेना। सर हर दूसरे दिन नया मोबाइल लॉन्च होता है, अब किसी को क्या पता कि कौन सा मोबाइल लॉन्च हुआ, तो मोबाइल वाला क्या करेगा, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनको ये बोलेगा सर मेरा मोबाइल सबसे ऊपर हाईलाइट होना चाहिए। जब भी मोबाइल का कैटेगरी पे क्लिक करे कस्टमर, सबसे ऊपर मेरा मोबाइल हाईलाइट हो, मुझे ये चाहिए। तो अमेजोन उस अकॉर्डिंग अपना मार्जिन रखेगा। नॉर्मली अमेजोन का मार्जिन 5% का होता है, ठीक, जिसको हाईलाइट करेगा उसका मार्जिन ज़्यादा रखेगा। ठीक है, तो सेलर में एक विलिंगनेस रहेगी कि फटाफट से मेरा सामान पहले लेंगे। उसके बाद सेलर्स आर विलिंग टू कट देयर प्राइस, अपना ज़्यादा माल बेचने के चक्कर में प्राइस कट करेंगे। जैसे ऑनलाइन जब सेल लगती है तो प्राइस सस्ते में मिलता है। ठीक, डिक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन एक्सटेंशन इन डिमांड। अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक बात है। एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, सप्लाई मतलब एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना कि कम होना, एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना इंक्रीज होना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना डिक्रीज। ठीक, तो ध्यान है एक्सटेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में क्या फर्क है? इंक्रीज में अदर फैक्टर्स मैटर करते हैं और एक्सटेंशन में खाली प्राइस मैटर करता है, वो भी अपने फर्म का। करेक्ट, एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब डिमांड का बढ़ना, और इंक्रीज इन डिमांड इसका मतलब है डिमांड का बढ़ना। लेकिन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है कि खुद के प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है तो टेक्निकली हमने इसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड नाम दिया, और प्राइस के अलावा कई रीजन उसकी वजह से अगर प्राइस बढ़ा है तो उसे नाम इंक्रीज इन डिमांड देते हैं। सेम चीज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज, तो क्या फर्क है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई का? कॉन्ट्रैक्शन में भी अपना प्राइस मैटर करता है और डिक्रीज में बाकी फैक्टर जो अपना प्राइस होता है कांस्टेंट है। करेक्ट, तो अपने प्राइस की वजह से अगर सप्लाई कम हो रही है तो उसे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कहा जाएगा, अदर रीजंस की वजह से तो डिक्रीज इन सप्लाई कहा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई टिल मार्केट रीच इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सप्लाई का राइट में शिफ्ट हो गया है, सप्लाई अबनॉर्मलिज्म की वजह से बढ़ गई है, तो इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा? अब सप्लाई ज्यादा हो गई है तो हर दुकानदार अपना माल बेचने के लिए प्राइस घटाएगा, प्राइस घटाता रहेगा, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगी, प्राइस घटने से सप्लाई कम होगी, और जहां मीट कर रहे डिमांड सप्लाई वहां एक फ्रेश इक्विलिब्रियम आ जाएगा। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये छोटा एग्जांपल है, केस स्टडी थी, आईफोन ने 12 मिनी करके कोई मॉडल लॉन्च किया था, आईफोन 12 मिनी 70,000। तो उसको उसकी कैलकुलेशन ये थी कि स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज में बहुत सारे फीचर्स हैं, ये फोन चलना चाहिए 70 में आईफोन 12 मिनी और 80,000 में आईफोन 12। आईफोन 12 मिनी कंप्लीटली बिक गया, वो फोन बिल्कुल बिक गया, कोई ले नहीं रहा है, तो उसको स्टॉक खत्म करना है। सेलर आर विलिंग टू क्लियर देयर स्टॉक, तो उसने अपना रेट डाउन करना स्टार्ट करा। अब वही 70 का फोन 35 के राउंड में हाफ रेट में, तो उन्हें अपना स्टॉक क्लियर करना है। डिमांड सप्लाई वाला गेम है सर, कि जब नहीं बिक रहा सामान तो उन्होंने प्राइस कट करे तो थोड़ी डिमांड बढ़ी, लेकिन प्राइस कट हो गया तो उन्होंने अब फ्रेश करना स्टार्ट नहीं करा, जो स्टॉक बन चुका है उसी को निकाल रहे हैं, तो प्राइस कम हो चुका है इसलिए सप्लाई नहीं कर रहे, सप्लाई घटी डिमांड बढ़ी, तो इनइक्विलिब्रियम ऐसा आएगा ना, डिमांड सप्लाई मीट करने के उनका स्टॉक क्लियर हो जाए। 6, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज्ड एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज्ड। प्राइस घट गया, क्वांटिटी बढ़ गई और ध्यान दें कोई इक्विलिब्रियम बन गया। नेक्स्ट,
maximum price ceiling. Government imposes such a ceiling below the equilibrium price, where it finds that the demand for necessary goods exceeds its supply. Demand ज़्यादा हो रही है सप्लाई से. That is, when consumers are facing shortage and equilibrium price is too high, गवर्नमेंट डज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर. क्या कॉन्सेप्ट है सर? अभी तक हमने सर ये पढ़ा कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती. प्राइस जो है वो डिमांड सप्लाई पे चलता रहेगा. डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम रहेगा. डिमांड सप्लाई आपस में डिसाइड करती है. लेकिन गवर्नमेंट कभी कभी देखती है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है. तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है. ठीक बात है. और प्राइस एक ऐसे लेवल के ऊपर बढ़ गया है कि बिलो मिडिल क्लास फैमिली वाला पर्सन शायद अफोर्ड नहीं कर सकता और वो आइटम नेसेसरी है और वो एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता. तो ऐसे केस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, एक प्राइस सीलिंग लगा देती है और बोलती है इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते. साले सेलर्स को ये इंस्ट्रक्शन देगा. फॉर एग्जांपल वैक्सीन का एग्जांपल हो गया कि सर वैक्सीन हर कोई पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, पुअर क्लास वाला अफोर्ड नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट फ्री प्राइवेट में बेच रहे हैं, लेकिन उसमें प्राइस सेलिंग लगा कि आप इस लेवल के ऊपर आप नहीं बेच सकते. ठीक है जी. नेक्स्ट बी पॉइंट, मिनिमम प्राइस सीलिंग. ये क्या है? गवर्नमेंट इम्पोजेस lower limits on the price which is higher than the equilibrium price to safeguard the interest of producers. The price is called minimum support price. जो किसान की लड़ाई हो रही थी उसी पॉइंट पर हो रही थी. एमएसपी बढ़ाओ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. क्या चीज है सर ये? चलिए देखिए, मैंने अभी बताया सर डिमांड सप्लाई पे छोड़ा हुआ है, ये प्राइस डिसाइड है. अब सपोज किसी आइटम की डिमांड बहुत कम रहेगी, सेलर को अपना स्टॉक खाली करना है, किसी किसान को मान लीजिए आइटम बेचनी है और वो आइटम खरीदने को रेडी नहीं है. क्या करेगा? वो रेट घटाने पड़ेंगे उसको और सस्ते करने पड़ेंगे और सस्ते करने पड़ेंगे और सस्ते करने पड़ेगे. उसमें बेचारा जो सेलर है उसको बहुत नुकसान होता है, बिलो द कॉस्ट बेचना पड़ जाएगा. तो गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड कर दी, एक तो मिनिमम प्राइस है, इसके प्राइस से कम में कोई बेचेगा नहीं, वो खरीदेगा. और गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई ना खरीदे आपका तो हम खरीदेंगे. गवर्नमेंट के जो गोदाम्स हैं, ऑथराइज रजिस्टर्ड गोदाम्स हैं, वहाँ पर एमएसपी प्राइस पर सारी आइटम खरीदी जाती हैं. मतलब गवर्नमेंट ने किसानों के लिए क्या स्टेप उठा रखा है? किसानों को बोल रखा है कि आप जो मर्जी आइटम बनाओ, जिस मर्जी मार्केट में जाकर के बेचो, जिस मर्जी रेट से बेचो, आप पूरे फ्री. अगर आपका माल नहीं बिक पा रहा मार्केट में तो हमारे पास ले आओ, हमारे पास रेट लिस्ट फिक्स्ड है, ये प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम हमारे. दिस इज एमएसपी. ठीक है. तो मिनिमम प्राइस था उसके अंदर, पिछले वाले के अंदर मैक्सिमम प्राइस था. ऊपर इसका कर्व बना रखा, मैक्सिमम प्राइस वाले का भी, मिनिमम प्राइस वाले का भी. डिमांड सप्लाई का भी एक्सेस हो जाए, ऊपर वाले कैटेगरी में एक्सेस सप्लाई हो गई है, नीचे एक्सेस डिमांड हो गई है, तो प्राइस सेलिंग लगा दी. तो लाइन ड्रॉ कर रखी है, वो प्राइस सेलिंग, इसके ऊपर नहीं बेचना, उसके नीचे नहीं बेचना. जो किसान जो है वो एक ऐसी आइटम बनाते हैं जो हमें रेगुलरली यूज होती है, तो जरूरी तो है कि हर मार्केट में जाकर उनका बिके या किसी न किसी का तो बिक ही जाएगा ना. तो अच्छी बात है ना. देखो सुनो, अंडर का डाउट ये है कि सर गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड ऑफिस में वो जाते कब है? मेरे अकॉर्डिंग तो जो भी आइटम वो बना रहे हैं वो कॉमन यूज की आइटम होती है, सब्जी हो गई, गेहूँ हो गया, ऐसी आइटम होती है, तो कहीं ना कहीं बिक ही जाना चाहिए. क्यों नहीं बिक रहा है? गवर्नमेंट ऑफिस में चाहिए गेट आउट सर, क्यों नहीं बिक रहा? उस साल किसानों ने वो आइटम बहुत ज़्यादा बनाए, बहुत ज़्यादा फार्मर्स ने बनाए, तो जो उस मंडी में बैठे हुए हैं बिजनेसमैन, जो फार्मर्स से खरीद के आगे लोगों को बेचते हैं, उनके पास फार्मर्स की लाइन लगी, बेटी मेरी सब्जी लो, मेरी सब्जी लो, मेरी सब्जी. तो वो दुकानदार क्या बोल रहे हैं? भाई मैं 40 की जगह 30 रुपये किलो दूंगा, देना दो. ये होगा. अब जो किसान सोच रहा था कि यार एमएसपी तो 35 रुपये है, तो मैं इसको 30 में क्यों दूँ, तो वहीं 35 में बेच दूँगा, तो गवर्नमेंट ऑफिस में चला जाएगा. ठीक है. तो ये वजह हो सकती है
कि मार्केट में डिमांड कम है उस आइटम की, और डिमांड कम होने से प्राइस कम हो जाता है, तो उसको टेंशन हो जाती है। अब किसान क्या है, उसको पता है कि भैया मेरा एमएसपी प्राइस फॉर एग्जांपल 35 रुपीज़ है, 35 में तो पक्का बिक जाएगा, तो अब टेंशन फ्री सामान बना सकता, वरना उससे पहले क्या कौन सकता, इसको टेंशन होती थी कि मान लीजिए मैंने सपोज कोई सब्जी बना रहा हूँ और मुझे एवरेज कॉस्ट 25 पड़ रही है, सपोज 25 की भी नहीं बिकी तो क्या होगा, पहले उसको टेंशन होती थी। एमएसपी की वजह से उस टेंशन फ्री हो गए कि कम से कम 10 रुपये का प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो जितना करते हैं रिवाइज करते हैं, जितना करा